Reads like proposed income for the year 2021-22 of the Municipal Corporation Panipat. We have the serial numbers on the head of account. Property tax. It says the sanctioned amount for 2019-20 actuals, then sanction for 2020, actuals up to 28 February, and then what is proposed for the year 2021 and 22. Property tax में, for the sake of convenience of understanding, I will go to what was sanctioned for 2021, the actuals, and what is proposed now for the next financial year. 2020-21 में 40 करोड़ रुपए सैंक्शन थे, जिसके अगेंस्ट हमारी एक्चुअल रियलाइजेशन 28 फरवरी तक 20,81,65,73 रुपए है। प्रवीण जी, इसमें आज तक की कोई फिगर हम दे सकते हैं? उसके बाद कितना हुआ? 21 लाख। बहुत बढ़िया। बीच बीच में हम लोग मिलते रहे और सभी की सहमति से वीकेंड्स पे शनिवार इतवार को भी मार्च में जब तक खोला गया, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस जो इस समय के बीच में हम कर पाए वो भी हमने किए। आप सभी साथियों की सहमति से सरकार को अनुरोध भी किया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स के रिबेट की मियाद को बढ़ाया जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय विधायक महोदय का और महापौर साहिबा का, हमें पूरा सपोर्ट मिला और उम्मीद है कि इस विषय में सरकार जल्द ही कोई निर्णय ले लेगी, क्योंकि जो सर्वे हुआ था हमें विदित है, उसके अंदर जनमानस को जो दिक्कतें आ रही हैं उनके निराकरण के बिना प्रॉपर्टी टैक्स का जमा कराना उनके द्वारा वांछनीय नहीं है और वो होने में कुछ समय लगता है। स्टाफ की शॉर्टेज है हमारे पास, वो हो उसके बाद फिर लोगों को रिबेट मिले, वो जमा कराएं, निगम को आय हो, लोगों को सहूलियत मिले और इस प्रकार से ये कार्य आगे बढ़े। सरकार को ऐसा निवेदन किया जा चुका है। इस विषय में कोई साथी कुछ कहना चाहते हो? आगे इनकी डिटेल्स भी हैं, अगले प्रश्नों में मैं इनकी डिटेल्स में जाऊंगा। फिलहाल एक बार इस प्रपोजल को मैं पढ़ देता हूं। फायर टैक्स और चार्जेस के लिए 2019-20 में सेंक्शन था 10 लाख रुपए, एक्चुअल रियलाइजेशन 8,40,500 हुई। इसी प्रकार 20-21 में सेंक्शन था 10 लाख रुपए और रियलाइजेशन रही 6,53,501। आप सब जानते हैं पिछला साल अमूमन सारा का सारा कोविड के तहत निकला, तो रियलाइजेशन में कुछ कमी है और इस बार हमने इसको 50 लाख प्रपोज किया है। उसका सीधा सा कारण यह है कि जितना पोटेंशियल है इसमें उतना पिछले सालों के प्रपोजल्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हम अगर इसको नियमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से करेंगे तो हमारा ऐसा मानना है कि 50 लाख रुपए भी कम है, हम इससे ज्यादा रियलाइजेशन भी कर पाएंगे। मैं एक बार अनवरत निर्वाक बोलता रहूंगा। किसी साथी को अगर लगता है कि कोई सुझाव, टीका, टिप्पणी, कोई डिस्कशन, बहस बीच में करनी है तो मैं उसी समय विराम दे दूंगा, हम वो कर पाएंगे। अदरवाइज मैं पहले इन प्रपोजल्स को एक बार आपके समक्ष रख दूं। स्टाम्प ड्यूटी में 2019-20 के लिए सैंक्शन अमाउंट था 24 करोड़ रुपए, जिसके विरुद्ध एक्चुअल रियलाइजेशन 11.91 करोड़ हुई। 20-21 में ये बढ़ करके 25 करोड़ हुआ और एक्चुअल रियलाइजेशन 26,43 लाख हुई। यहाँ हमने अपने टारगेट को एक तरह से ओवर अचीव किया है। अब हम टारगेट लेके चल रहे हैं 30 करोड़ का। उसका साधारण सा कारण ये है कि कोविड हालांकि गया नहीं है मेडिकल जगत में, लेकिन इकोनॉमी वापस आ रही है ट्रेन पे, अपने रियलाइजेशन होने की संभावना अच्छी है और अमूमन जो आपके सर्कल रेट्स हैं वो भी मेरे सामने बढ़ जाता है। तो उम्मीद है कि रियलाइजेशन 30 से पार जाएगी। डेवलपमेंट चार्जेस एरिया 19-20 का सेक्शन अमाउंट 15 करोड़,
रियलाइजेशन 19 करोड़ 86 लाख, 2021 में 30 करोड़ के अगेंस्ट 6 करोड़ 97 लाख। कारण मैंने आपको बताया कोविड के चलते इस बार का प्रपोजल हमारा 35 करोड़ का है। तत्पश्चात टावर केबल कंपोजिशन एटीएम फीस 60 लाख रुपए, 19-20 में एक्चुअल रियलाइजेशन 17.90 लाख, सैंक्शन पुनः 2021 के लिए 60 लाख, रियलाइजेशन 1 करोड़ 34 लाख 99 हजार। इसी के दृष्टिगत 1 करोड़ 50 लाख का टारगेट अब की बार हमने प्रपोज किया है। बीओटी की लाइसेंस फीस 40 लाख रुपए 19-20 में, रियलाइजेशन उससे थोड़ी सी ज्यादा थी, 40 लाख 16 हजार रुपए, 2021 में 50 लाख, जिसके अगेंस्ट 52 लाख से ऊपर आया। और अब की बार हमारा प्रपोजल है 1 करोड़ रुपए का। कॉपी नहीं आप बताएं सर, इसमें बताना चाहता हूँ मैं। हाँ माइक पे आ जाएगा, आप चाहिए तो क्या कॉर्डिनेट है अपने पास? नहीं, ऐसे बताता कॉर्डिनेट दे दीजिए, कोई बात नहीं, सभी को सुनेगा। सर, बैठ के बताएं। अपना हर साल बजट आता है, ऐसे बोलते हैं। इसको ऑन करके दे दें। हाँ जी ऐसे बोलते हैं। सर, इसमें दो चीज ऐसी है, प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज। हम इकट्ठा करते रहते हैं, हर साल टारगेट बना लेते हैं। ये इसलिए करते हैं कि जब डेवलपमेंट वर्क का पैसा ऊपर से आना है सारा, तो हम जनता पे बोझ डाल दें। मेरे ख्याल में अगर इनमें इलेक्शन रिकवरी भी कम है तो क्यों ना पहले ही पेड़ देके चले लोगों को। पैसा भी ऊपर से आना या क्या तनख्वाह देने के लिए ही है बजट, जिनको और कुछ काम होता नहीं इसमें से। तो मेरा ये सुझाव है कि जब रिकवरी भी कम है हमारे पास, क्यों खाम खाएगा जनता के ऊपर बोझ डाले। इससे बेहतर है कि इनको पहले ही कम लेके चले। पैसा ऊपर से लाना है, विधायक जी बैठे हैं, तो फिर ये किस काम के है? जब इसमें से कुछ एमसी के कहने से काम नहीं कर सकते, कहीं होता नहीं, तो ये पैसा जनता पे क्यों बोझ डाल लें? इससे बेहतर तो ऐसे ही है कि हम इसमें कम में काम चला लें। मेरा सुझाव है इतना बड़ा टारगेट ना दे, लोगों को सुविधा दे, प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज। जब इकट्ठा ही नहीं होता तो फिर क्यों काम करेगा वो रखे? ये कम करना चाहिए हमें और रिलैक्स मिले लोगों को, ये मेरा सुझाव है। तो इसको कम से कम करें ताकि जनता को फायदा उठा ले इस चीज का। तो जी आप बैठिए। अंदाजा तो मुझे था ही, लेकिन मैंने सोचा एक्सपर्ट से पहले पूछ लूं। प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्जेस और ऐसे बहुत सी जो नियमावली है वो सरकार की ओर से निर्धारित होकर के आती है। उसको यहाँ हमारे स्तर पर घटाना बढ़ाना शायद संभव नहीं होगा। आपके विचारों को बुद्धिमत तौर पर सरकार को कन्वे करके उनसे आदेश प्राप्त करने की कवायद की जाएगी। लेकिन मैं इसमें एक निवेदन करना चाहूंगा। मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ आए, पर मेरी ऐसी फीलिंग है, उम्मीद है कि हाउस एग्री करेगा, हम जो प्रपोज कर रहे हैं अभी भी वो हमारे सरकार के दिए हुए स्लैब्स के हिसाब से हमारे पोटेंशियल से बहुत कम है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने एक बड़ी अच्छी बात इंगित की वो ये कि डेवलपमेंट वर्क्स जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं हो पाते। अगर मुझे अनुमति हो हाउस की कहने की, तो सरकारी कर्मचारियों के अधिकारियों की ओर से मैं कहना चाहूंगा, पिछले 15-20 दिन के इंटरेक्शन में बहुत से मित्रों ने बहुत काम बताए हैं। हमने प्रयास किया उनको कार्यान्वित करने का। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो सारे हो गए हैं या वो शुरू भी हो गए, चल पड़े, कुछ हो जाएंगे। एक मेरे मन में प्रपोजल है, अगर आप सभी सहमत हो, उसका इस एजेंडा से कुछ लेना देना नहीं है, एक जनरल प्रपोजल है। आप लोग, क्योंकि निगम के रिसोर्सेज चाहे हम जितने भी कर लें लिमिटेड है और रहेंगे, हमें प्रायोरिटाइज करना है। एक शहर के तौर पे
कि समग्र शहर को क्या सुविधा चाहिए, और उसको अगर हम अलग अलग घटकों में विभाजित कर दें तो वार्ड्स को क्या कहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसी वार्ड विशेष के लिए है, बहुत सी, मान लीजिए कोई नाला है, अगर वो 4 वार्डों में से जा रहा है तो हम उसको समग्र रूप से देखेंगे कि इसका टोटल एस्टिमेट कितना है। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ए वार्ड में इतना हो, बी में इतना हो, सी में इतना हो वगैरह। यदि साथी सहमत हो इस मीटिंग से भीतर से अलग अपनी प्रायोरिटीज बना ले वार्ड वाइज, 2 तरीके मेरी गुजारिश है, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू, बिकॉज हमारे पास बहुत सा तजुर्बा है यहाँ पे, आपके रूप में, विधायक के रूप में, महापौर हमारे यहाँ विराजमान है, आप लोग हैं। अगर सभी सहमत हो तो अपना एजेंडा वार्ड का बना ले, उसके 2 हिस्से करें। एक वो कार्य जिनकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, यानी कि कोई कम्युनिटी सेंटर बनना है, कोई सड़क बननी है जिसमें कुछ पैसा लगेगा, और दूसरे वो जो मोस्टली कोऑर्डिनेशन इश्यूज होते हैं कि बिजली विभाग से तारों का काम कराना है जिसमें हमारा पर्सनली कोई खर्चा नहीं है, और इस प्रकार से लिखें कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जब हम चर्चा करेंगे, दैया साहब का कौन सा वार्ड नंबर पता है? 21। मान लीजिए इन्होंने 10 प्रायोरिटी बना करके हमें दे दी, तो हम बात करेंगे कि 21.1 प्रायोरिटी नंबर 1, उसमें हमने क्या काम किया, क्या शुरू किया। अगर उसका वेस्टेशन पीरियड 6 महीने का है तो क्या हम कितने माइलस्टोन्स को अचीव कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो क्या अड़चन है, क्या कारण है। एक सिस्टमैटिक तरीके से हर एक वार्ड के लिए और पूरे शहर के लिए चल पाएंगे यदि मित्र सहमत हो, और जो सहमत नहीं है उनसे कोई वो नहीं है, पर जो सहमत है वो अपना दे सकते हैं। बतौर कमिश्नर और मेरी जो टीम है, चाहे वो इंजीनियरिंग के साथी है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे फाइनेंस के हैं, हम लोग इस प्रकार की कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे। मैं बता देता हूँ, जितने भी मेरा वार्ड आधा शहर में आता है, आधा गाँव में आता है। अभी कुछ टेंडर लगे थे, बजट भी सैंक्शन हो गया दोनों जगह के लिए, सैंक्शन हो गया था, तो सिर्फ आधा शहरी उसमें एक 32 लाख रुपए का एक कम्युनिटी हॉल विराट नगर के लिए पास किया, बाकी पे लिख दिया नोट रिक्वायर्ड। अब मैं जिससे बात करता हूँ वो कहते हैं ऊपर से कट गया है, फाइल चीफ साहब के पास पड़ी है, चीफ साहब साइन नहीं कर रहे। मैं साहब को उसे पूछना चाहता हूँ कि चीफ साहब क्यों रोकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन है? जब पहली बार किसी चीज का टेंडर लगता है, चीफ साहब जब एससी थे तभी उन्होंने टेंडर लगाया, फिर दोबारा फिर चीफ बन गए, अब वो ऑब्जेक्शन क्यों? एक काम का 2-3 बार टेंडर लग जाता है, सिंगल बिड आ जाती है चीनी के रखते हुए, जब ये चीफ साहब बन जाते हैं फिर उसमें ऑब्जेक्शन आ जाता है। अगर कार्रवाई करनी है या गलत है तो उसमें कार्रवाई करें कि इन्होंने पहले क्यों टेंडर लगाया, उस चीज का क्यों नहीं किया। हर फाइल एक्शन साहब से कुछ है, भाई चीफ साहब के पास पड़ी है, वो साइन नहीं कर रहे। मैं सारे सदन को बताना चाहता हूँ, भाई अगर ऐसे दिक्कत है पर्सनली मेरे से चीफ साहब को, डेवलपमेंट के काम में जनता का नुकसान ना करे, चाहे वो शहरी है चाहे ग्रामीण है, मिलजुल के सबके लिए सबके कार्ड वार्ड में काम करे। ये मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली तौर पर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है तो ऐसा ना करेंगे, सदन के सामने कहना चाहता हूँ, नहीं तो हम इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने को मजबूर होंगे। मेरा इतना ही कहना, सारे काम हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन जानबूझ कर बहुत सारी फाइलें रखी हुई है, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जानबूझ कर मेरी सारी फाइलें इनके पास रखती हैं। मात्र एक काम है, एमएलए साहब करवा के रहे 4-5 कामों का सेक्शन, जब भी बात करते हैं साहब से चीफ साहब ने रोक रखी है, अभी बैठते हैं सारे तो क्लियर करें क्यों रोक रखी है, चाहे ग्रामीण के उनसे सारे के सारे काम रोक रखी है, सिर्फ एक काम हुआ है और वो भी 2 साल का सर एक नॉलेज में नहीं आया, जिस पे आप गए थे वो ताला वाला, नहीं तो वो कैंसिल हो जाता। इतना मेरे को विश्वास हो गया, अगर हमारी जरूरत नहीं है तो फिर हमारे सस्ती वाले लोग खुद ही सारा काम कर ले, हमारी जरूरत क्या है? जब इतने भी वैल्यू नहीं है कि काम के हम सुझाव दे सकें, सुझाव देने के लिए होंगे साइन नहीं करना तो जरूरत क्या है? अगर मेरी जरूरत नहीं है तो इनकी भी जरूरत नहीं है, हमारा काम पहले चल रहा है। मैं चाहूंगा भी ना हो तो विधायक जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत जब जरूरत ही नहीं है तो बदली करा दें, काम भी कर लें। मैं मैडम 2 मिनट चाहूंगा आप प्लीज। इसके बाद जो बातें दैया साहब ने कही उनका जैसा मेरी समझ है, मेरी क्षुद्र सी छोटी सी बुद्धि है, उसके मुताबिक जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं सदन को बड़े हर्ष के साथ अवगत कराना चाहूंगा कि दैया साहब के वार्ड में, हालांकि हमने ऐसा प्लान नहीं किया था लेकिन हुआ, अच्छी बात है। 3 दिन हो गए दैया साहब उस बात को, 3 दिन हो गए। 3 दिन पहले
इत्तेफाक से मेरा जाना हुआ, दैया साहब के वार्ड में हम शुरू कर रहे हैं और वार्ड में भी जाएंगे। एक कम्युनिटी सेंटर में पब्लिक लाइब्रेरी जो मैंने चर्चा भी की थी मित्रों से, वो वहां इनका भी एक वार्ड उसमें चिन्हित है, उसमें शुरू होगी। दूसरा, इनके वहां एक ट्यूबवेल ऐसा है जो पिछले साल ही 6-7 महीने पहले डिफंक्ट हुआ है, और उसको रिवाइव करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोगों के पीने के पानी की दिक्कतों का समाधान हो। इसके अलावा भैया साहब कौन सा जोड़ बोलते हैं उसको, जो जोड़ देखा था हमने, है जी, कॉमन एक ही जोड़। उस जोड़ के अंदर आसपास के घरों से रेन वाटर हार्वेस्ट करके छतों का, और पहले उस जोड़ को भरा जाता था ट्यूबवेल से। अगर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के रेगुलेशंस को पढ़ेंगे तो ये स्पष्टतः उनके विरुद्ध जाता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से उस जोड़ को जितना संभव हो उतना भरा जाए, ताकि मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों का वो हो जाए। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मुझे उम्मीद थी कि दैया साहब यहाँ से बात शुरू करेंगे तो इनका गुस्सा शायद इतना वाजिब नहीं है जितना इन्होंने कहा, फिर भी सर माथे सर माथे मैं तो पहले ही कहा। सही है। और अपनी टीम के ओर से मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं सदन में कि न काहू से दोस्ती, न काहू से बैठ। और मैंने कुल 5 मिनट पहले इसी विषय में, इसी आशय में जो बात कही, उसको पुनः दोहराऊंगा मैं कि आप कृपया अपनी प्रायोरिटीज निर्धारित करने। जो आपने बात कही स्पेसिफिकली आपके वार्ड की नहीं, लेकिन कुछ मेरे संज्ञान में आई तो मैंने पूछा था अपनी टीम से कि ये क्या कारण है कि चीजें सैंक्शन हुई और जमीन पे नहीं उतरी। तो उसका जवाब मुझे जो बताया गया, मुझे वाजिब भी लगा, वो ये था कि हमारे पास अभी तक फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे ही नहीं। हाउस टैक्स की रिकवरी पिछले 2-3 महीने में अच्छी हुई तो कुछ रिसोर्सेज आए, कुछ का हम प्रयास और कर रहे हैं। जो अब रिसोर्सेज आ गए वो भी सदन के ही और शहर के ही हैं, उनको प्रायोरिटाइज करके किस काम की सबसे अधिक आवश्यकता है। सर आप कुछ कहना चाहें? सर देखिए साहब, ऐसे है कि सिस्टम को स्टडी करिए। टेंडर लगाने से किसी भी वार्ड में, कोई भी वार्ड हो, शहरी हो या ग्रामीण वार्ड हो, टेंडर लगाने से काम हो गई। जो पैसा अलॉट किया गया सरकार से, जैसे मान लीजिए मैंने शहरी विधानसभा के 3 टेंडर बना के प्रोबेबिलिटी में भेजे, एक 19 करोड़ 80 लाख के लगभग सारे मिला के, एक 26 करोड़ का, एक 22 का। अभी तक निगम को जो पैसा एक्चुअली परमिशन रिसीव हुई है वो 19 करोड़ 80 लाख के लगभग परमिशन रिसीव हुई है। तो जो उसमें टेंडर थे वो लग रहे हैं। अब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा था, जो नेक्स्ट लॉट आ रहा है हमारे पास वो 22 या 26 करोड़ का आ रहा है, जो कि कल मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, मुझे उम्मीद है इस हफ्ते में उसकी नेक्स्ट परमिशन निगम को मिल जाएगी कि आप ये टेंडर लगा सकते हो। मैंने आप सब लोगों से जो टेंडर लिए वो टेंडर की डिटेल बना के मैंने निगम को दे दी हलवाड़ की, लेकिन ये टेंडर तब तक लगा खोल नहीं सकते जब तक इनको उस परमिशन न मिल उतरे पैसे की। दिस इज द रीजन कि अगर काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, आपकी जानकारी के लिए। जब तक इनके पास कोई परमिशन नहीं आएगी उस फंड्स की, टोटलिटी में 72 करोड़ की परमिशन आ गई शहरी विधानसभा की, लेकिन इनको टेंडर का लॉट बना कर भेज दिया है जो, ऊपर से उसकी फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन आएगी तो वो टेंडर लगेंगे, खुलेंगे और काम होंगे। ये प्रोसीजर है, मैंने कहा आपकी जानकारी में डालूंगा। जब जानकारी तो है, प्रायोरिटी पे तो होता होगा कोई काम, वो सलाह करना कौन सा करना। मैंने जब लॉट ही 19 वाला डाला, लॉट वो तो आप लोगों ने जो हमें दी है, प्रायोरिटी तो वो प्रायोरिटी मुझे आप लोगों ने दी। मैंने टेंडर के 3 लॉट बना दिए। 3 लॉट में से पहला टेंडर आ चुका है, पहला लॉट, दूसरा और तीसरा लॉट भी आना है। तो जैसे वो आएगा, अब हो सकता है दूसरे लॉट में जो आए, आप लोग तीसरे वाला प्रायोरिटी वाला था, अब वो तीसरे में आएगा, वो दूसरे में डाल नहीं सकते। आप समझिए बात,
जो दूसरे की लिस्ट है 26 करोड़ की या 22 करोड़ की, जैसे ही इनके पास परमिशन आएगी पहले वो टेंडर लगेंगे, इसके बाद फिर थर्ड बार के लगेंगे। ये प्रोसीजर है, ये हो ही नहीं सकता। निगम को अथॉरिटी ही नहीं है कि ये बिना फाइनेंस परमिशन के आपका कोई भी टेंडर लगा सके। ये लगा सकते हैं टेंडर, एमसी फंड में से लगा सकते हैं, फंड अवेलेबल है, कोई इनका राइट है। तो वो आप इनसे डिस्कस कर सकते हो कि इमरजेंसी वाला काम है और एमसी फंड में पैसा पड़ा है। भाई मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं आपसे ये एग्री कर रहा हूँ कि इमरजेंसी के काम या कोई प्रायोरिटी का काम अगर है और एमसी फंड अवेलेबल अगर है तो आप उसमें से लगवाइए। मैंने जानकारी आपको दी है कि का काम की परमिशन नहीं है, हम सब आने दे सकते, फायदा नहीं। मैं हमारी माननीय विधायक जी का कि इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उनकी बात से और भैया साहब की बात से आगे बढ़ते हुए एमसी फंड के जो काम है, मैंने पहले ही आपसे गुजारिश कर ली है कि आप प्रायोरिटीज अपनी डिसाइड कर लें और उसके मुताबिक जैसे रिसोर्सेज है बिल्कुल है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई माइक दे दें, जिसकी ड्यूटी है माइक प्लीज यही बैठे, माइक को रोटेट कर दें जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर मैं वार्ड 14 से हूँ, पार्षद कुंतलागढ़। सर सेम प्रॉब्लम, जितने भी टेंडर मेरे लगे हैं सब आगे नोट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। अभी छोटी स्पार्क मैंने शायद मैसेज में डाला 200 बेंचेस का टेंडर। मैं उसी के संदर्भ में सर, जब एक पड़ोसी के 200 बेंचेस को हमने की जगह नहीं है और मेरे वार्ड में बेंच नहीं, तो ये कैसे हुआ कि उसको तो सब कुछ 200 बेंचेस के मिल गए या खंडन हनन कर देते, 50-50 कर देते, कुछ तो देखते मेरे वार्ड में भी कुछ नहीं दिया। और एक सर बात, मेरे वार्ड में ट्यूबवेल लगा था 1000 फुट का, उस ट्यूबवेल का अभी तक एक फुट पानी नहीं निकला और उसकी जरूरत की पेमेंट हो गई। मैंने अपने जी से बात की तो उन्होंने कहा जी हम तो चेक किया था और पानी आया था। जब वो मेरे वार्ड में गए तो मुझे बुलाया नहीं, ना वो ट्यूबवेल चला। मैं उसके आपको फोटो दिखाऊंगी, पाइप खिले पड़े, उसके खुले हो पड़े सारे पाइप, लेकिन उसका पानी नहीं आया। उन लोगों ने सीएम विंडो पे आरटीआई और आज वो रिक्शा पानी के लिए क्या है सर 1000 रुपये का ट्यूबवेल लगा था सर, वो उसका पानी 1.5 साल हो गया, आज तक वो ठीक नहीं हुआ और ठेकेदार को पेमेंट करवा दी उसकी। जी मैम। और बात करो तो ये कर देगा वो, मतलब प्रॉपर आंसर नहीं सर हमें मिलता। एक बार हमने कोई काम कह दिया, 2 बार कह दिया, प्रॉपर आंसर मिले 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने, कल हो जाएगा परसों जाकर ठेकेदार फोन ही उठाते, बात करते हैं, वो अधिकारियों को फोन उठाते हैं, अधिकारी हमें प्रॉपर जवाब नहीं देते। तो इसका सिस्टम नहीं बना ना सर। मैम आयुक्त को, कमिश्नर को अधिकारी मानते हो आप? मानते हो सर, मैं तो सब कोई मानते हैं। जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये इशू उठाया था बेंचेस वाला, उस पे उसी टाइम हमने रिस्पॉन्ड किया था। वही बात, क्योंकि आप सबके फीडबैक मेरे पास थोड़ी थोड़ी आते थे, पीछे क्या रहा उस पर बहुत ज्यादा चर्चा विचार मैं तो एटलीस्ट नहीं करूंगा। मैं आप सबको आगे के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि रीजनेबल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे अमूमन आप और मैं मिले, आज आपने मुझे एक चीज बताई, दोबारा हम मिले तो आपने दोबारा बताई, और कम से कम ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटीज क्या है। अगर आपकी ओर से हमें लिखित में कुछ मिल जाएगा तो जितनी बार हम बैठेंगे और चर्चा करेंगे उसी लिस्ट को उठाएंगे, पहले को टिक करके बढ़ेंगे, दूसरे पे, फिर तीसरे पे, इस तरह से चलेंगे। आपको एक जिम्मेवार ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इन प्लेस मिलेगा। आप भी साथ कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा सभी को नमस्कार जी। सर वैसे तो बजट की मीटिंग है, लेकिन चर्चा के विषय मैं भी लेना चाहता हूँ। तो मेरे वार्ड में सिर्फ 7 सफाई कर्मचारी हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा विधायक जी। 7 सफाई कर्मचारी हैं आयुक्त महोदय। मैं चाहता हूँ कि संख्या बढ़ा के हमें वो सफाई कर्मचारी दिए जाए जिससे हम प्रॉपर सफाई करवा सकें। धन्यवाद। इस पे मैं सदन की अनुमति चाहूंगा ये कहने के लिए, क्योंकि आज हमने एक्सक्लूसिवली बजट की हो रखी है, बट अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो बाकी मुद्दे पिछली मीटिंग में थे उन पे भी निकट भविष्य में डिस्कशन होनी है। तो जैसे सदन चाहेगा हम नियर फ्यूचर में कोई मीटिंग रख करके इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कितने हमें को एक्सपेंड करने हैं, क्या शहर को जरूरियात हैं और उनको कैसे हमें उनका निपटारा करना। मैं एक विषय और इन राइटर में मित्रों के संज्ञान में ला दूं
कि जो मैं डिस्कस कर रहा था वो एक बार पूरा कर लेते, बजट को थ्रू कर रहे हैं, फिर जैसे कहेंगे उस हिसाब से चल पड़ेंगे। आई वॉज